प्रिय छात्रों, मैं जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनियरा इंटर कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराजगंज। प्रिय बच्चों, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जीव विज्ञान भाग से दूसरा लेसन पोषण एवं पाचन से संबंधित आपको अध्ययन कराएंगे। प्रिय बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पोषण की परिभाषा बता दिया है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं उसको भी बता दिया है, पोषण के आधार पर भोज्य पदार्थ क्या हैं वो भी बता दिया है। और अब आज हम आपको पाचन की परिभाषा एवं पाचन से संबंधित क्रियाएं एवं पाचन के विषय में आपको विधिवत अध्ययन कराएंगे। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम आपको पाचन की परिभाषा बताते हैं और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। प्रिय बच्चों, पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप दे सकते हैं कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। प्रिय बच्चों, पाचन को जो हम इंग्लिश में डाइजेशन कह रहे हैं वह हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के पूर्ण रूप से पाचन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अर्थात यह मनुष्य के शरीर में आहार नाल से संबंधित क्रिया है। अर्थात यह पाचन जो होते हैं इसके दो भाग हैं। पहला भाग होता है आहार नाल, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तथा दूसरा भाग होता है इसका पाचन ग्रंथियाँ। प्रिय बच्चों, अब पहला भाग जो आहार नाल है, उस आहार नाल से संबंधित क्रियाओं का हम अध्ययन आपको करा रहे हैं। जैसे आहार नाल की परिभाषा हम देंगे कि मनुष्य के मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जो 8 से 10 मीटर लंबी नली फैली होती है, उसी नली को हम आहार नाल कहते हैं। यह आहार नाल मनुष्य के शरीर में 8 से 10 मीटर के लगभग बराबर होती है। अर्थात मनुष्य के आहार नाल की लंबाई आप सीधे कह सकते हैं कि लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। प्रिय बच्चों, यह आहार नाल मनुष्य के शरीर में निम्न भागों में बटी होती है। पहला भाग होता है मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। इंग्लिश में हम कहते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी। यह मुख एवं मुख गुहा जो होता है वह इस आहार नाल का सबसे पहला भाग है, जो अपर तथा लोअर लिप्स, जिसे ऊपरी तथा निचली होठों द्वारा घिरी रहती है। और इस मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य होता है। पहला प्रकार का दांत होता है इंसाइजर, जो 2 ऊपर तथा 2 नीचे होते हैं। दूसरा दांत होता है कैनाइन, जो ऊपर किनारे की तरफ और फिर नीचे किनारे की तरफ होते हैं। नुकीले दांत होते हैं, एक एक किनारे एक होते हैं, उनको हम कैनाइन कहते हैं। तीसरा दांत होता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर जो होते हैं वह 2 चौड़े दांत होते हैं
और उनको हम प्रीमोलर कहते हैं, और जो मोलर्स होते हैं उनको हम चबर्डक बोलते हैं। मोलर को चबर्डक बोलते हैं। वह 2 और 2 होते हैं, 3 और 3 होते हैं। अर्थात हम एक वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र लिख सकते हैं कि 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32। यह 2 1 2 3 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32 जो आ रहा है वह एक वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र है। वहीं बच्चे का दंतसूत्र हम देखते हैं कि 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2 गुणे 2 बराबर 20 वह बच्चों में होता है, जो कि उनका दंतसूत्र होता है। अब इस 4 प्रकार के दांतों में, जिसे हम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कहते हैं, इन 4 प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे इंसाइजर का कार्य होता है काटना, कैनाइन का होता है चीरना, अग्र चबर्डक जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं उनका काम होता है पीसना, और मोलर्स का काम होता है चबाना। इस प्रकार मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत हैं, जिन्हें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब मुख गुहा में हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों का काम भी तीनों सलाइवा का सेक्रीशन करना होता है। अर्थात ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो हैं वह एक जोड़ी लार ग्रंथि हमारे जीभ के, जहाँ से जीभ निकली हुई है वहाँ अगल बगल दोनों किनारे पर स्थित होती हैं, उन्हें हम अधोजिह्वा कहते हैं। तथा एक जोड़ी ग्रंथि हमारे जबड़े के पास दोनों किनारे लगी होती हैं, दाएं एवं बाएं, उनको हम अधोहनु कहते हैं। तथा एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे इस कर्ण के नीचे यहाँ पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं कर्णमूल ग्रंथियाँ, अर्थात लिंगुअल, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड। ये 3 जोड़ी हमारे शरीर मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कभी कभी इस पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसे हम कर्णमूल ग्रंथियाँ कहते हैं, इस ग्रंथियों में जब मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन होता है तब हमें गलसुआ रोग हो जाता है, और ये मम्प्स वायरस इन जो है पैरोटिड ग्लैंड्स पर आक्रमण करते हैं, जिससे यह पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और ये स्वेलिंग फूल जाते हैं, और जिससे हमारे कान के नीचे के भाग में सूजन आ जाता है और दर्द बढ़ जाती है, और ऐसे रोग को हम गलसुआ रोग नाम देते हैं, जिसे जो मम्प्स वायरस द्वारा होता है। प्रिय बच्चों, अब आहार नाल के हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं हम ग्रसनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेरिंग्स। यह ग्रसनी हमारे आहार नाल का दूसरा भाग होता है, जो कीप के आकार की संरचना की पतली नलियों के समान होती है, और उसी के पास घाटी द्वार लगा होता है। तीसरा भाग होता है आइसोफेगस, जिसे हम जो है ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली हमारे आहार नाल का के जो है ग्रसनी भाग इस ग्रास नली में खुलती है, और इसमें छोटे छोटे माइक्रोबिलाई, जिसे हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं, लगे होते हैं, जो फूड मटेरियल को आमाशय की तरफ खिसकाने का कार्य करते हैं। प्रिय बच्चों, ग्रास नली के बाद हमारे आहार नाल में का भाग जो सबसे चौड़ा भाग कहलाता है वह स्टमच या आमाशय कहलाता है। यह आमाशय, जिसे हम इंग्लिश में स्टमच कहते हैं, यह जो है एक चौड़े थैले के समान संरचना होती है। यह 2 भागों में बंटी होती है। एक भाग इसका पाइलोरिक भाग कहलाता है तथा दूसरा भाग फंडिक भाग कहलाता है। इस पाइलोरिक और फंडिक भाग में भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और पूर्ण रूप से पाचन के फलस्वरूप इसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जो जठर रस का स्राव करती हैं, जिससे भोजन का
पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तब भोजन काइम के रूप में, जिसे हम लुगदी कहते हैं, उस रूप में तैयार हो जाता है। अर्थात कि यह जो काइम के रूप में भोजन हो जाता है, लुगदी के रूप में हो जाता है, तब यह जो है ग्रहणी से निकल करके बाहर निकलता है। अगला भाग इसका होता है ग्रहणी, जिसे हम ड्यूडिनम कहते हैं। प्रिय बच्चों, यह ग्रहणी जो होती है वह कैपिटल सी के आकार की एक नली होती है, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूडिनम कहते हैं। यह ड्यूडिनम जब तक जो है आमाशय में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो जाता है, अर्थात आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक लगभग रहता है, और जब तक उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो जाता है तब तक ये ग्रहणी नहीं खुलती है। ये ग्रहणी तब तक नहीं खुलती है। और जैसे ही भोजन कायम के रूप में आमाशय में हो जाता है, तैसे ही ये ग्रहणी, जिसे हम इंग्लिश में ड्यूडिनम कहते हैं, वह पूर्ण रूप से खुल जाती है। और जब ग्रहणी खुल जाती है तब अगला हेडिंग आपका आ जा रहा है छोटी आंत। अब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से जो है अवशोषण हो जाता है। अब छोटी आंत का काम होता है कि आमाशय में पचित भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेना। किंतु कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ को छोटी आंत अपने पास से बड़ी आंत के पास भेज देती है, और बड़ी आंत क्या करती है कि इन अपचित भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करती है, पीसने का कार्य करती है। और जब पूर्ण रूप से पीस देती है तब फिर जो शुद्ध पदार्थ इसको मिलता है वह छोटी आंत को दे देती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट फिर अपचित भोज्य पदार्थ उसके अलावा बचता है, उसको वह अगली हेडिंग आपकी आ गई रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। उस मलाशय में बड़ी आंत से अपशिष्ट पदार्थ जो बच रहा है, जिसका कोई रोल नहीं है, उस अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को मलाशय यानी रेक्टम अपने पास रख लेता है। यानी कि रेक्टम का काम होता है कि ना वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना। अब रेक्टम, जिसे हम मलाशय कहते हैं, उसमें आकर के स्टोर हो जाता है। और जैसे ही अब अगली हेडिंग आ गया गुदा द्वार। जैसे ही मलाशय में वेस्ट प्रोडक्ट आकर के इकट्ठा रहता है, तैसे ही जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तैसे ही गुदा द्वार खुल जाता है और वह आवश्यकता के अनुसार उस गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। प्रिय बच्चों, ये रहा आपका आहार नाल का भाग। अब अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, आपको देते हैं कि आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे आप कि आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। प्रिय बच्चों, अब आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ कुछ हैं जिनका अध्ययन हम आपको कराते हैं। जैसे पहली पाचक ग्रंथियाँ हैं लार ग्रंथियाँ, जिसे हम सैलावरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। ये हम आपको पहले ही बता दिए कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनका तीनों का नाम हमने बता दिया कि लिंगुअल, सबलिंगुअल एंड मैक्सिलरी, अर्थात हिंदी में उसको कहते हैं अधोजीवा, अधोहनु तथा कर्णमूल ग्रंथियाँ। ये एक जोड़ी अधोहनु होती हैं, एक जोड़ी अधोजीवा होती है तथा एक जोड़ी कर्णमूल ग्रंथियाँ होती हैं। ये तीनों लार ग्रंथियाँ हैं और जो हमारे भोजन के पाचन में सहयोग करती हैं। प्रिय बच्चों, अब इसके अलावा दूसरा हमारे शरीर में यकृत है। यह यकृत जो होती है वह आहार नाल से संबंधित ये भी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। जैसे यह यकृत जो होता है वह बाइलोब्ड लीवर है, जो हमारे आहार नाल में
जो भी पाचक ग्रंथि हैं, यह जैसे यकृत है, ये यकृत जो पित्तरस का निर्माण करता है, और ये पित्तरस जो होता है वह पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता रहता है। ये यकृत हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करने का भी कार्य करता है। अर्थात ये एक प्रकार से हमारे शरीर में बैंक बैलेंस का भी कार्य करता है। जैसे हम पैसे को बैंक में रखते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो हम फिर यूज कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये ग्लूकोज को जब आवश्यकता से अधिक हम ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं तो उस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके अपने पास रख लेता है। और जैसे ही हमको आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जब हम कम लेते हैं तो ये फिर पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको पुनः ऊर्जा मिल जाती है। इस प्रकार यह यकृत है जो हमारे आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथि है। प्रिय बच्चों, अगली ग्रंथि होती है आंत्रिय ग्रंथियाँ, और ये आंत्रिय ग्रंथियाँ मनुष्य के आहार नाल से संबंधित आंत्रिय रस का निर्माण करती है, और जिससे वह बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब यह आहार नाल यानी कि पाचन की परिभाषा और पाचन तंत्र तथा पाचन की क्रिया से संबंधित पाचन ग्रंथियों का अध्ययन आप कर लिए, और इससे संबंधित जो है यह पोषण पाचन की क्रियाओं से संबंधित यह तथ्य पूर्ण होता है। और इससे कभी कभी शॉर्ट नोट्स जैसे यकृत क्या है, यकृत कहाँ पाया जाता है, यकृत के क्या कार्य हैं, या मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, या जो है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, या मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं, नाम दीजिए। या जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि पोषण और पाचन किसे कहते हैं, यह पाचन से संबंधित मनुष्य के आहार नाल का चित्र सहित वर्णन कीजिए। या दे देता है क्वेश्चन कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन के लिए पाचक ग्रंथियों का नाम दीजिए। या पाचन क्रिया से संबंधित कौन कौन से एंजाइम हैं, या पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। अब इन पाचन की क्रिया से संबंधित सभी तथ्यों को हमने आपको अवगत करा दिया। अब इस क्रिया में जो है किस किस प्रकार से यह संपन्न हो रहा है, अब यह आपको भी जानकारी हो गई। अब हम जो है अगले लेसन में इस पाचन की क्रिया के कंप्लीट होने के बाद अब श्वसन तंत्र के विषय में अध्ययन कराएंगे कि लेकिन अब आपको इस पाचन से संबंधित सभी क्रियाओं का जो है आपको अध्ययन कर लेना है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन लॉन्ग पूछ देता है कि पाचन किसे कहते हैं, यह आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों का वर्णन कीजिए, या जो है पाचन किसे कहते हैं और जो है आहार नाल और पाचक ग्रंथियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तब आपको विस्तृत वर्णन करना होगा। प्रिय छात्रों, अगर यह हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।